इस लेसन में हम 10 पीएमपी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो रिलेटेड है प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट से डिस्कस करेंगे और बहुत ज़्यादा इजी वे में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि आपने एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ करके कैसे सही आंसर सेलेक्ट करना है। इसके लिए सबसे पहले हाईली रिकमेंड ये है कि जो भी क्वेश्चन है आपने उसको बहुत स्लोली रीड करना है। देखिए ये क्वेश्चन तो 3 लाइंस पे है, लेकिन नॉर्मली पीएमपी में आपके 4 to 5 लाइंस के क्वेश्चन होते हैं। लेकिन कोई घबराने की बात नहीं है, बहुत इजी वे में बताऊंगी और स्लोली पढ़ना है। यहाँ पे क्या कह रहा है, अ रिव्यू ऑफ द प्रोक्योरमेंट प्रोसेस। यहाँ से ही आपको मालूम हो गया कि हम प्रोक्योरमेंट में हैं। इस परफॉर्म बाय रिव्यूइंग प्रोक्योरमेंट डिलीवरेबल्स, और या प्रोडक्ट्स लिखा होगा या डिलीवरेबल्स लिखा होगा, इन द कंट्रोल प्रोक्योरमेंट। राइट, प्रोक्योरमेंट में कितने प्रोसेसेस होते हैं, क्विकली मैं यहाँ बता देती हूँ। 3 प्रोसेस होते हैं। एक हम प्लान करते हैं प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट को, फिर हम कंडक्ट करते हैं प्रोक्योरमेंट को, और लास्ट में हम कंट्रोल करते हैं। तो ये इजी है और इससे क्वेश्चन भी इसके बहुत इजी आते हैं। कंट्रोल प्रोक्योरमेंट प्रोसेस टू आइडेंटिफाई स्टेटस, द रिमेनिंग ड्यूरेशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। राइट, कितना रह गया है आपका स्केजुअल एडहेरेंस, कि आप स्केजुअल के साथ चल रहे हैं या नहीं चल रहे। व्हाट डू यू कॉल सच अ रिव्यू, ऐसे रिव्यू को आप क्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे जब आपने देखा ना कि यहाँ पे मैंने ये कंट्रोल प्रोक्योरमेंट, जो हम कंट्रोल प्रोक्योरमेंट में इस प्रोसेस में जो हम रिव्यू करते हैं उसको हम कहते हैं परफॉर्मेंस रिव्यू। एक्चुअल को और जो प्लान था उसको हम कंपेयर करते हैं आपस में। तो अब हम एलिमिनेशन टेक्निक यूज करते हैं। बिट डॉक्यूमेंट्स, देखें बिट डॉक्यूमेंट्स तो ये नहीं बताता आपको कि इस क्वेश्चन पे आप चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, कितना वर्क रह गया है। बिट डॉक्यूमेंट तो हम प्लानिंग में तैयार करते हैं, और इसमें हम क्या क्या लिखते हैं, हम इसमें बिट डॉक्यूमेंट बनता है, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल बनती है, रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, रिक्वेस्ट फॉर कोड, राइट, और प्रोक्योरमेंट स्टेटमेंट ऑफ वर्क, ये यहाँ तैयार किया जाता है प्लान में। तो ये तो इसको हम एलिमिनेट कर देते हैं। अब ये याद रहे कि परफॉर्मेंस रिव्यू कहाँ से ताल्लुक है, कंट्रोल से। सिर्फ इस प्रोसेस में नहीं, किसी भी प्रोसेस में आप हो और आपसे ये आपके पास ऑप्शन हो, तो आपने कंट्रोल देखा तो परफॉर्मेंस रिव्यू आपने सेलेक्ट करना होगा। अब क्लोज द फेज, इसमें हम क्लोजिंग तो नहीं करते कि ये देख ले कि अच्छा इस कैजुअल पे है और कितना वर्क रह गया है, तो ये भी आपका हो गया, और ऑडिट भी एलिमिनेट हो गया। तो ये आपका आंसर सही हो गया। राइट, ऑडिट का मैं आपको नेक्स्ट अभी बताती हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। अब ये क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसमें बहुत ध्यान से तवज्जो से इसका आंसर सेलेक्ट करना है। लिखा है अ स्ट्रक्चर रिव्यू। देखिए वर्ड क्या यूज हुआ है, स्ट्रक्चर रिव्यू ऑफ द प्रोक्योरमेंट प्रोसेस। पूरे प्रोक्योरमेंट का जो प्रोसेस है प्लान से लेके कंट्रोल तक, इज परफॉर्म बाय रिव्यूइंग द प्रोक्योरमेंट्स फ्रॉम द प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट प्लान थ्रू द कंट्रोल प्रोसेस। ये जब बात आ जाएगी ना आपके पास प्रोक्योरमेंट प्रोसेस, तो ये कहाँ से, जो इसका पहला प्रोसेस है प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट प्लान से कंट्रोल तक की बात हो रही है। टू आइडेंटिफाई व्हाट वेंट वेल एंड व्हाट डिड नॉट, कि आपने स्ट्रक्चर रिव्यू करना है पूरे प्रोक्योरमेंट प्रोसेस का, ये देखने के लिए कि क्या अच्छा हमने किया और क्या नहीं किया। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम इंस्पेक्शन कहते हैं, ये नहीं कहते इंस्पेक्शन। राइट, मैं अभी बताती हूँ आपको इंस्पेक्शन क्यों नहीं कहते। ये ट्रेंड एनालिसिस, ये तो हमारे पास एक टूल और टेक्निक है। रिजर्व एनालिसिस भी नहीं कहते इसको, प्रोक्योरमेंट ऑडिट कहते हैं। देखिए दो किस्म में आपके वर्ड यूज होंगे, स्ट्रक्चर, ये मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे, ये रिव्यू, इंस्पेक्शन भी स्ट्रक्चर रिव्यू है और प्रोक्योरमेंट ऑडिट भी स्ट्रक्चर रिव्यू है। लेकिन इंस्पेक्शन कब आपने सेलेक्ट करना है और प्रोक्योरमेंट ऑडिट कब सेलेक्ट करना है, जब आपके पास आएगा कि स्ट्रक्चर रिव्यू ऑफ द प्रोडक्ट, राइट, या किसी खास डिलीवरेबल का, जो कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है उसने कोई प्रोडक्ट बनाई है उसका रिव्यू करना है, तो इंस्पेक्शन है। स्ट्रक्चर रिव्यू आपने पूरे प्रोक्योरमेंट प्रोसेस का करना है तो प्रोक्योरमेंट ऑडिट है। तो आपने इसको सिलेक्ट करना है। राइट, ये तो हमारे पास डाटा एनालिसिस है, और ये भी हमारे पास रिजर्व एनालिसिस में हम देखते हैं कि कंटीजेंसी से रिलेटेड है, ये मैं आपको भी बताती हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप आ जाए।
अ प्रोजेक्ट मैनेजर established a time and material contract, राइट क्योंकि हमारे पास डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। टाइम एंड मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट है, फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट है, कॉस्ट रीइंबर्स है। जैसे जैसे आगे जाएंगे आप सीखेंगे। तो यहाँ बात हो रही है टाइम और मटेरियल की। यानी अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आए ना कि वो आपसे चार्ज कर रहा है $50 पर आवर चार्ज कर रहा है, और या इसके साथ कोई ओवरहेड भी है $400 वो भी चार्ज कर रहा है, तो आपने उसमें टाइम और मटेरियल अगर इसमें ऑप्शन हो तो इट मीन्स कि टाइम एंड मटेरियल की बात हो रही है। इस वक्त वो कह रहा है कि इस्टेब्लिश किया है टाइम एंड मटेरियल हमने वेंडर के साथ। तो कंस्ट्रक्शन का एक प्रोजेक्ट है, 4 रिसोर्सेज उस पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम ये प्रोजेक्ट जो हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है उसमें लिखा है कि 8 मंथ्स में ये कॉन्ट्रैक्ट हम कंप्लीट कर लेंगे, और उस पर 275 के आएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है। लेकिन जब काम शुरू हुआ तो जो भी रीजंस हो गई, डिले हो गया, कॉस्ट ज़्यादा हो गई, ये रिसोर्सेज नहीं आए, XYZ जो भी है, एट द एंड आपने देखा कि वो प्रोजेक्ट हमारा 15 मंथ्स में कंप्लीट हुआ, और उस पर कॉस्ट 350 आ गई। कॉन्ट्रैक्ट में 8 मंथ्स था, यहाँ 15 मंथ्स हो गया, ये 275 ज्यादा हो गया। क्वेश्चन क्या है, व्हाट एक्शन कुड द प्रोजेक्ट मैनेजर हैव टेकन टू एलिमिनेट द रिस्क ऑफ द कॉस्ट ओवरेज इनकर्ड ऑन दिस कॉन्ट्रैक्ट, कि वो क्या करेगा कि ये रिस्क खत्म हो जाए, या आइंदा जो प्रोजेक्ट हो उसमें इस तरह की सिचुएशन ना हो, तो उसके लिए वो क्या करेगा। ये ऑप्शन है आपके पास, इस्टेब्लिश द मैक्सिमम स्पेंड एंड, और या कॉन्ट्रैक्ट में ड्यूरेशन फॉर द गिवन, ये हो सकता है, राइट। आगे देख लेते हैं, इस्टेब्लिश अ कॉस्ट रीइंबर्स कॉन्ट्रैक्ट। कॉस्ट रीइंबर्स कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि जितनी भी कॉस्ट हम कहेंगे आप कर लो ये सारा काम, और जितनी भी कॉस्ट होगी वो हम आपको दे देंगे। तो इस तरह तो ये क्या 350, क्या ये तो 450, $500,000 तक पहुंच जाएंगे, तो ये भी हमने नहीं करना है। इस्टेब्लिश अ कॉस्ट प्लस अवार्ड कॉन्ट्रैक्ट, या कॉस्ट प्लस फी कॉन्ट्रैक्ट। अवार्ड ये है कि अगर हम कहेंगे कि हम आपको देंगे, कॉस्ट तो इसकी सपोज 275 है, लेकिन अगर आपने 2 महीने पहले ख़त्म कर लिया, या 50% काम आपने पहले ख़त्म कर लिया, तो हम आपको कुछ अवार्ड दे देंगे। तो ये भी नहीं है, इसका आंसर ये फर्स्ट है कि अगर हम एक थ्रेश होल्ड सेट कर दें, ये तो 275 और 8 था, हम लिख दें कि मैक्सिमम मैक्सिमम हम 10 मंथ तक इसको हम बेयर कर सकते हैं, और हम 300K तक जा सकते हैं, तो ये सिचुएशन आपकी नेक्स्ट टाइम नहीं होगी। तो इस्टेब्लिश अ मैक्सिमम स्पेंड एंड ड्यूरेशन, ये आप लगा दें उस कॉन्ट्रैक्ट में कंडीशन, राइट। अगर कंडीशन नहीं होगी तो फिर ऐसे हो सकता है, ड्यूरिंग द कंडक्ट प्रोक्योरमेंट प्रोसेस। अब हम इसके सेकेंड प्रोसेस में कंडक्ट में है, हु जनरली टेक्स द लीड रोल नेगोशिएटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर द प्रोजेक्ट वर्क। अब देखें, नॉर्मली क्या हमारे पास ऑप्शन क्या है कि इसमें है हम कंडक्ट प्रोक्योरमेंट पे हैं, और जब कॉन्ट्रैक्ट की नेगोशिएशन हो रही है तो कौन उसको लीड करेगा, स्पॉन्सर करेगा, प्रोक्योरमेंट स्पेशलिस्ट करेगा, फंक्शनल मैनेजर या प्रोजेक्ट मैनेजर। तो नॉर्मली यहाँ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, समटाइम्स वो मैनेजर पे सिलेक्ट करते हैं, समटाइम वो स्पॉन्सर पे। ये दोनों रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। सही है प्रोक्योरमेंट स्पेशलिस्ट। क्यों, यहाँ थोड़ी सी मैं आपको डिटेल बताती हूँ इसकी। देखिए, जब हम कंडक्ट प्रोक्योरमेंट, अगर तो आपके पास बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें हमारे पास प्रोक्योरमेंट का एक सेपरेट डिपार्टमेंट होता है, उसमें वो स्पेशलिस्ट होते हैं, प्रोक्योरमेंट मैनेजर होता है, उसका हेड होता है। तो वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं निगोशिएट करने के लिए। हमें कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाना होता है तो मैनेजर डायरेक्टली खुद इन्वॉल्व नहीं होता, वो प्रोक्योरमेंट स्पेशलिस्ट को या मैनेजर को या हेड को उसको कहते हैं कि आप डील करें, क्योंकि उनके पास ये सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज मौजूद होते हैं। अगर हमारे पास डिसेंट्रलाइज्ड है, यानी हमारे पास छोटी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट नहीं है, तो अगर यहाँ पे लिखा हो कि डिसेंट्रलाइज्ड है हमारी ऑर्गेनाइजेशन और उसमें प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट नहीं है, उस वक्त कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, तो उस वक्त जो है प्रोजेक्ट मैनेजर है इसका रिस्पॉन्सिबल होगा। अदरवाइज आपने इसको सिलेक्ट करना है प्रोक्योरमेंट स्पेशलिस्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द की आउटपुट ऑफ द कंट्रोल प्रोक्योरमेंट, राइट। कंट्रोल प्रोक्योरमेंट है, और यहाँ हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स को हमने अपडेट करना है, प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंट्स को अपडेट करना है, हमने एक्सेप्टेड डिलीवरेबल्स करने हैं यहाँ, सॉरी,
या हमने क्लोज प्रोक्योरमेंट करना है, राइट। तो इसका सही आंसर है क्लोज प्रोक्योरमेंट। देखिए ये बात नहीं कह रहा कि क्लोज प्रोजेक्ट करना है, यहाँ बहुत ध्यान करना है। अगर यहाँ लिखा होगा क्लोज प्रोजेक्ट तो उसको आपने नहीं सिलेक्ट करना, क्लोज। यानी जब हम कंट्रोल प्रोक्योरमेंट करते हैं तो उसके बाद जब हम देखते हैं कि सारे डिलीवरेबल्स आ गए, हमने उनको फॉर्मल रिटन लेटर इशू कर दिया कि हमें जितनी भी चीज़ें थी अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन क्वालिटी के मुताबिक हमें मिल गई हैं, तो हमारे पास जो ओपन क्लेम्स होते हैं, जो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, सबसे पहले हम उसको क्लोज करते हैं। इसलिए लिखा है की आउटपुट। ये भी है, हम अपडेट भी करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम जो क्लेम्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उनको हम क्लोज करते हैं, राइट। अब क्या है, डिस्प्यूट के बारे में है कि डेफिनेटली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो या बायर एंड सेलर हो तो डिस्प्यूट्स हो जाती हैं, कुछ क्लेम्स हो जाते हैं, राइट। कोई हम लोग, तो ये क्या लिखा है कि डिस्प्यूट्स एंड पोटेंशियल कंस्ट्रक्टिव चेंजेस आर दोज व्हेन द बायर एंड सेलर कैन नॉट रीच एन अग्रीमेंट। किसी बात में भी इशू हो गया और वो एक अग्रीमेंट में नहीं पहुंच सक रहे, तो विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी यूज टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट। यहाँ मैं आपको एक और बताती हूँ बात कि सबसे पहले अगर ये पार्ट नहीं हो, क्वेश्चन में लिखा हो कि कोई डिस्प्यूट हो गई है, राइट, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, तो हम कैसे सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले निगोशिएशन से, कोलैबोरेशन से, बातचीत करके ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर अगर वो सॉल्व नहीं हो मसला, तो फिर सेकेंड ऑप्शन हमारे पास होती है ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। किसी सीनियर मैनेजर को बीच में शामिल कर लें, राइट, किसी और से मशवरा कर लें। लेकिन पहला क्या है, कोलैबोरेशन, ये बात नहीं कर रहा, क्योंकि ये हमारे पास यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट आ गया है कि वो कैन नॉट रीच एन अग्रीमेंट। इट मीन्स के कोलैबोरेशन और निगोसिएशन उन्होंने पहले सेट कर ली है, बात कर ली है, कोई उनका वो नहीं अग्रीमेंट में पहुंच रहे। तो सेकंड है हमारे पास ADR भी लिखा हो सकता है, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, राइट। और फिर जो है हम उसके बाद आर्बिट्रेशन कर सकते हैं, मीडिएशन कर सकते हैं, किसी को इन्वॉल्व करने। लिजिटेशन जो कोर्ट में जाना है, ये सबसे लास्ट है और इसको बहुत हद तक अवॉइड करना चाहिए। तो इसका आंसर ये है ADR, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। किसकी वजह से, इस पार्ट की वजह से। अगर ये पार्ट नहीं होता, सिर्फ डिस्प्यूट होता, उसका हमने मसला हल करना है, तो हम निगोशिएशन पे जाते या कोलैबोरेशन पे को हम सिलेक्ट करते, राइट। अब देखें, ये वो दूसरा क्वेश्चन है, इसमें भी वही चीज़ है। डिस्प्यूट्स हैपनिंग इन अ प्रोजेक्ट दैट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट आर कॉमन। ये कॉमन है, किस बात पे हो सकती है, स्कोप पे हो सकती है, प्राइस पे हो सकती है, स्केजुअल, क्वालिटी, सो ऑन, रिसोर्सेज, किसी वजह से भी डिस्प्यूट हो सकती है। यहाँ पे नहीं लिखा कि वो रिजॉल्व कर ही नहीं सक रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइडियल मेथड, प्रेफर्ड मेथड, तो आपका है निगोसिएशन, राइट। अगर यहाँ पे कन्फ्लिक्ट का वर्ड भी आ जाएगा ना, तो भी ये डिस्प्यूट की जगह कन्फ्लिक्ट हो गई है, तो व्हाट इज द आइडियल मेथड, बेस्ट मेथड, वो निगोसिएशन है। मीडिएशन, ये बात की बात है। आर्बिट्रेशन, ये बात है। स्मॉल क्लेम्स कोर्ट लिजिटेशन, ये तो सबसे लास्ट में होता है। निगोसिएशन के बाद ADR पे जाएं, आर्बिट्रेशन पे जाएं, सीनियर मैनेजर में से मशवरा कर लें, लेकिन पहला जो है वो निगोसिएशन है। विच टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज मोस्ट commonly preferred by buyers, right, as it establishes a clear cost of goods services at the outset of the contract that is not subject to change unless the scope of the work is modified। कह रहा है सबसे, which type of contract is most commonly preferred किया जाता है, जिस अगर आपके पास हर चीज़ आपको पता हो कि आपने प्रोजेक्ट में 10,000 लगाने हैं, आपका प्रोजेक्ट जो है वो 2 वीक्स में ख़त्म होना है, क्वालिटी कैसी है, एवरीथिंग आपको मालूम हो, तो आप कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, आप फिक्स्ड प्राइस बनाएंगे कि ये हमारी रिक्वायरमेंट है, ये हमारा स्कोप है, हमने आपको सारा बता दिया है, 25,000 है फिक्स, इसमें आपने प्लीज़ काम करना है, राइट। तो फिर आपके पास उसी हिसाब से जो है वो प्रपोजल्स आएंगे और आपने उसको करना है। लेकिन ये वाला है फिक्स प्राइस विथ इकोनॉमिक प्राइस एडजस्टमेंट, ये नहीं है। ये कब होगा, जब आपने देखा कि कुछ सपोज इन्फ्लेशन आ जाएगा, करेंसी में कोई चेंजेस आ जाती हैं, तो फिर हम उसके साथ इकोनॉमिक प्राइस एडजस्टमेंट का भी पार्ट ऐड करते हैं। लेकिन अगर एवरीथिंग क्लियर हो, कोई चीज़ की चेंज होने के चांसेस ना हो, तो हम फर्म फिक्स प्राइस करते हैं। कॉस्ट रीइंबर्सेबल क्या होता है, जो अगर हम उसको कहते हैं अपने वेंडर को या सेलर को, आप काम कर दो और फिर हम आपसे हमको रीइंबर्स करवा लेंगे। टाइम एंड मटेरियल पे में से मैंने आपको मिसाल भी दिया। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाता है ना कि $40 पर आवर हम आपको देंगे, इतना काम करना है या इतना ओवरहेड है, तो आपने टाइम और मटेरियल को
सेलेक्ट करना होगा। अब देखें दूसरा कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इन प्रोक्योरमेंट सिचुएशंस वेयर कॉस्ट कुड ग्रो। देखें कॉस्ट कुड ग्रो ये एक इंपॉर्टेंट है, विच कॉन्ट्रैक्ट पुट सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल रिस्क ऑन द सेलर। अब एक ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, कि सेलर जो आपका काम कर रहा है उसके लिए सबसे ज्यादा कौन सा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल रिस्की होगा उसके लिए अगर कॉस्ट बढ़ गई। हमने तो उसको कहा है ना कि 10,000 देंगे ये फर्म फिक्स्ड, और बाद में कोई इन्फ्लेशन हो गया, चीज़ों की मटेरियल की कॉस्ट बढ़ गई, कुछ हो गया, वो 20,000 30,000 तक बात चली गई, तो फर्म फिक्स प्राइस जो है सेलर के लिए सबसे ज़्यादा रिस्की होता है। कॉस्ट रीइंबर्स कॉस्ट जो है इसमें तो रीइंबर्स करते हैं, वो तो ठीक है जितना वो खर्चा करेगा, राइट। यहाँ पे ये तो नहीं कह रहा कि $50 या $40 पर आवर ले रहे हैं, वो कह रहा है सबसे ज्यादा रिस्की कौन सा होगा, अगर कॉस्ट बढ़ गई तो वो फर्म फिक्स प्राइस होगा। लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, अंडर विच कॉन्ट्रैक्ट टाइप इज द सेलर रीइंबर्स्ड फॉर ऑल अलाउएबल कॉस्ट। यानी उसको अलाउ किया हुआ गया है कि हम आपको सारा जितनी भी कॉस्ट होगी हम आपको रीइंबर्स कर देंगे, and also receives a fee based on achieving performance objective। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हुई, जो भी हमने उसको टारगेट दिया है कि अगर आपने 1 महीने पहले ख़त्म कर दिया काम को, या आपने 20% जो है वो काम डन कर लिया विद इन अ मंथ, जो भी हमने उसके साथ परफॉर्मेंस रखी है, तो ये कौन सा होगा, फिक्स प्राइस तो नहीं है, क्योंकि यहाँ से ही आपको पता चल रहा है कि अलाउएबल कॉस्ट, तो ये भी गया ये भी गया, इन दोनों में से हमने करना है कॉस्ट प्लस इंसेंटिव फीस। कॉस्ट प्लस फिक्स फीस, इस बार तो ये हो गया कि आपने जो है मैंने आपसे कहा जितनी भी आप रीइंबर्स कर लेंगे उसके बाद मैं आपको 10,000 और दे दूंगी, ये फिक्सिंग नहीं हो रहा, तो हम यहाँ पे कहेंगे रिसीव्स अ फी बेस्ड ऑन द अचीविंग परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स। कोई परफॉर्मेंस मैंने सेट की है कि अगर आपने 2 महीने पहले काम कर दिया तो मैं आपको जितनी भी आपकी कॉस्ट होगी उसका 10% और दे दूंगी। तो इसका आंसर ये है, ये सारे एलिमिनेशन टेक्निक में खत्म हो जाएंगे, राइट, ओके। एक क्वेश्चन और है, एट द प्रोजेक्ट एज द प्रोजेक्ट मैनेजर फॉर अ वेंडर responsible for the design and installation of a new software in a large retail store, you lead weekly walk through the work progress with the buyer and vendor, right? So what control, procurement tool and technique are you using to ensure all parties have a mutual understanding of the work? जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर जो कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है और उसका आप इंस्पेक्शन कर रहे हैं, उसको जाके आप चेक कर रहे हैं, जैसे यहाँ लिखा है कि वीकली आप जाके काम को चेक करते हैं, तो ये इंस्पेक्शन होगा, राइट। ऑडिट कब होगा, ऑडिट होगा पूरे प्रोसेस का ऑडिट होगा, राइट। तो इसके साथ ही ये लेसन हमारा ख़त्म होता है। अब आप अपने क्या करना है कि इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह आप या तो इसको पॉज करके पहले इसके आंसर खुद दें, फिर आप उसको टैली भी कर सकते हैं मेरे आंसर के साथ। कोई क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हैं। साइमा एकेडमी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में और बहुत शुक्रिया।